नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक 22 वर्ष की आयु के कुमार हैं जो कि बंगाल के रहने वाले हैं। उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इन भाई के केस में कुछ ऐसा है कि इनिशियली इन भाई ने हमें पीएलआर करने के लिए अप्रोच नहीं किया था। पीएलआर करवाना चाहते थे इनके पिताजी। दोस्तों, इनके जो पिताजी हैं वो बंगाल के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और टिम्बर का यानी कि लकड़ी का बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा जो है हिसाब किताब है, काफ़ी फैला हुआ इनके पिताजी का काम है। अब इनके जो पिताजी हैं वो दूसरे बिजनेसेस के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। कुछ इनके पिताजी के साथ ऐसा हुआ कि एक व्यापारी उनके संपर्क के अंदर आया जो कि जानकार था उनका, और उसने अपने किसी बिजनेस आइडिया के अंदर इनके पिताजी से लगभग 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाए। अब बात क्या है कि 3.5 करोड़ रुपए इनके पिताजी के पास उस टाइम पे लिक्विड अवेलेबल नहीं थे, तो इनके पिताजी ने अपने 1.5 करोड़ रुपए डाले और किसी बाहुबली से, यानी लिटरली जो बाहुबली होते हैं वो वाले, उनसे 2 करोड़ रुपए इस व्यक्ति के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करवा दिए। तो 1.5 करोड़ इनके अपने बिजनेस, 1.5 करोड़ इनके अपने पिताजी के, और 2 करोड़ रुपए आगे किसी से इनके पिताजी ने अपने गारंटी पे इस व्यक्ति के बिजनेस के अंदर लगवा दिए। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति जो है पैसा लेकर के गायब हो गया। पैसा लेकर के गायब भी क्या हो गया, इनके पिताजी को पता है कि कहाँ पे है वो, क्या उसका बिजनेस है, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जितना अट्रैक्शन बिजनेस के अंदर आना चाहिए था उतना नहीं आया, माल उसके पास आकर के फंस गया है, और इनके जो पिताजी हैं वो उस व्यक्ति के चक्कर में फंस गए हैं। अब बात क्या है, जब इनके पिताजी के संपर्क में हम आए थे तो इनके पिताजी ने बार बार हमारे को बोला कि मैं तो उसको गोली मार दूंगा, क्योंकि उनके इनके जो पिताजी हैं वो भी कुछ कम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, इनके पिताजी अपने पैसे को भूल भी जाएं तो जिससे उन्होंने पैसा दिलवाया था 2 करोड़ रुपए, वो बड़े वाले जो डॉन हैं उनसे दिलवाया था, तो अब क्या है, उसकी वजह से इनके पिताजी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। या तो इनके पिताजी चुकाएंगे, और आई थिंक लाखों रुपए हर महीने ब्याज में इनके पिताजी जो हैं वो आगे दे रहे हैं, लेकिन जो आगे वाली पार्टी है वो पूरा पैसा डिमांड कर रही है कि वापस चाहिए। तो इनके पिताजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। तो क्योंकि उनका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, और क्या होता है, बिजनेसमैन आदमी होता है ना, उसके बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं उसके दिमाग के अंदर। तो जब हमने इनके पिताजी से बात करी थी वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड हमारे को नज़र आ रहे थे। पूरी तरह से इंसान ब्लॉक्ड होता है ना, पता होता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी इनके पिताजी ने हमारे को बहुत फोर्स किया था कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं होगा तब भी आप मेरा जो पीएलआर है उसको ट्राई कीजिए। एक बार किया गया, 2 बार किया गया, नहीं हो पाया। इनके पिताजी को जो साधना वगैरह हमने बताई थी वो भी इनके पिताजी जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली ये जो भाई हैं इन्होंने हमारे को संपर्क किया। इन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पापा का था, तो हमारे को याद था उनका केस। तो उन्होंने कहा कि भैया, अगर मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके पापा वाला कुछ अगर आंसर मिल पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लस इन्होंने कहा कि मेरे भी कुछ कंसर्न्स हैं। अब दोस्तों, जनरली तो ऐसा होता है कि जिस आत्मा की जो समस्या है उसका डायरेक्ट कनेक्शन उन्हीं के पास्ट लाइफ से होता है, लेकिन जो लोग हमसे रिलेटेड होते हैं बहुत ऐसे हाई चांस होते हैं कि वो भी हमारी पास्ट लाइफ के अंदर हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा ही तो हमने इनको बताया था कि देखो, आपके पिता की जो प्रॉब्लम है या उसका जो कारण है वो शायद ही आपके पीएलआर से निकल पाए, लेकिन अगर कुछ ऐसा वो निकल आया तो मतलब हम कोशिश कर सकते हैं। और दोस्तों, इन इन भाई के केस के अंदर जो इनके पिताजी हैं वो, उनसे जिसने कर्जा लिया वो कर्जा लेकर के जो भाग गया है और जो स्ट्रेस इनके पिताजी के ऊपर आ गया है उसका क्या कारण है, वो सब इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से इनके पिताजी की जो समस्या थी उसका जो उत्तर है वो मिल गया कि क्यों है और कैसा है और कैसे सॉल्व होगा, ये भी इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से पता लग गया। तो एक तो इनके पीएलआर के अंदर कारण इनके पिताजी थे। दूसरा, फिर जब इनका पीएलआर हो ही रहा था तो इन्होंने अपनी भी कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी। जैसे सबसे पहले इन्होंने समस्या बताई, इन्होंने कहा कि भैया मैं ना हमेशा से बीमार रहता हूँ, बचपन से ये कहते हैं कि मैं बीमार रहता हूँ। और इन्होंने बताया कि इनके पेट के अंदर 4 अलग अलग स्थान हैं, जो बिल्कुल एक तो सेंटर होता है पेट का, वहां नहीं कह रहे, आसपास ऐसे मेरे स्थान हैं जिसके अंदर ये कहते हैं कि मुझे तेज दर्द होता है।
बचपन से कहते हैं कि भैया पता नहीं कितने तरह के टेस्ट हम करवा चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं निकल करके आता। एक तो कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द होता है, और कहते हैं कभी भी जब मैं सोता हूँ, सोते सोते मेरा पूरा जो बदन है वो दुखने लगता है, मुझे घुटन सी महसूस होने लगती है। और तो मतलब कहते हैं ओवरऑल क्या है, कहते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर पेन रहता है ऑलमोस्ट हर वक्त। दूसरा ये कहते हैं मैं बचपन से बीमार बहुत ज़्यादा रहता हूँ। तो ये भाई जानना चाहते थे कि भाई ये जो मैं बचपन से बार बार बीमार हो जाता हूँ, और ये जब डायग्नोस कराया जाता है, जब टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें कुछ नहीं निकलता, तो ये मेरे बीमार रहने का, मेरे शरीर में जो दर्द है ये होने का, क्या इसका मेरे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है क्या? सॉरी, तो एक तो ये चीज़ ये भाई अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे। अच्छा, दूसरा इन्होंने बताया कि जो इनका परिवार है उसके अंदर इनकी माता हैं, इनके पिताजी हैं, ये है, और इनका एक छोटा भाई है। ये कहते हैं इनका जो छोटा भाई है वो इनसे 6-7 साल छोटा है, लेकिन इनका छोटा भाई हमेशा इनको कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो मेरे छोटे भाई से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई को पता नहीं किस बात का गुस्सा है मेरे ऊपर। और ये कहते हैं कि एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है, ये कहते हैं कि भाई मेरा भाई जो है झगड़ा वगड़ा करता है, इतना कुछ बोल देता है, लेकिन मेरी माँ जो है वो कभी बीच में इंटरफेयर नहीं करती। वो कभी मेरे छोटे भाई को ये नहीं बोलती है कि बेटा अपने भाई को तुम्हारे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है, तुम ऐसा मत करो। कह रहे कभी भी नहीं। कह रहे मेरी माँ हमेशा न्यूट्रल रहती है, चाहे मेरा छोटा भाई मुझे थ्रेट्स दे। कह रहे मुझे छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर हाथ उठा देता है वो, है ना। तो कह रहे मेरी माँ कभी भी इस चीज़ के बीच में नहीं आती है। तो ये भाई कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई के मन में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है? क्या मेरे इस लाइफ में मैंने कुछ किया है, या मेरे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। उसके अलावा दोस्तों ये जानना चाहते थे अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स के बारे में। एक लड़की है इनके जीवन के अंदर, जिनके साथ अभी ये रिलेशनशिप के अंदर हैं, और ये उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो माताजी हैं और इनका जो भाई है वो उस लड़की से विवाह कराने के बिल्कुल विरोध में हैं, क्योंकि वो जो लड़की है उसकी जो कास्ट है और इनकी जो कास्ट है वो अलग अलग है। तो इनकी जो माँ हैं वो मतलब कन्विंस नहीं है कि भाई बाहर की कास्ट में शादी नहीं करनी है। तो बहुत ज़्यादा इनकी माँ और इनके बीच में डिफरेंसेस आए हुए हैं इस लड़की को लेकर के। दूसरा, एक इनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही है, जो कि अभी मित्र की तरह थोड़ा बहुत इनके संपर्क के अंदर है। उनके साथ इनका ब्रेकअप हो गया था। अब कहते हैं कि वो जो लड़की है वो हमारी ही कास्ट की है, उससे अगर मैं चाहूँ तो विवाह हो सकता है, लेकिन उसके साथ मेरे विचार नहीं मिलते हैं। तभी हम दोनों का कहते हैं हमारा लगभग 2 वर्ष तक हमारा रिलेशनशिप था, लेकिन उसके बाद फिर हम अलग हो गए कि यार हमारे विचार जो है वो नहीं मिलते हैं। अब कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ द्वंद के अंदर हूँ कि मैं अगर अपनी मम्मी के सामने उस लड़की के बारे में बात रखूँ तो मेरी मम्मी शायद मेरा विवाह उसके साथ करा देगी, क्योंकि वो सेम कास्ट की है। लेकिन उससे मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारे विचार उतने नहीं मिलते हैं। अब जिस लड़की से विचार मिलते हैं उसके खिलाफ मेरी माँ और मेरा भाई है। तो ये जो भाई हैं ये जानना चाहते थे कि भाई क्या मुझे इन दोनों लड़कियों में से किसी लड़की को लेकर के स्टैंड लेना चाहिए? भाई चाहे वो दूसरी कास्ट की है तो क्या मैं अपने घर में लड़ाई झगड़ा करूं कि भाई मेरे को करा ही दो, है ना? या मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए, दोनों में से मैं किसको चुनूं? ये बात भी ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। और दोस्तों आपको बताते हुए हमारे को खुशी हो रही है कि अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ये अपने पीएलआर के माध्यम से प्राप्त कर पाए थे, और इनके पिताजी का जो पैसा व्यक्ति लेकर के भाग गया है और क्यों वो पैसा लेकर के भागा है, इसका रहस्य भी इनके पास्ट लाइफ के माध्यम से उजागर हो गया था। प्यारे दोस्तों, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनका यूज़र आईडी है सीमा मांझी। और दोस्तों सीमा मांझी जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पहले हमारे चैनल के मेंबर थे, लेकिन फिर उन्होंने मेंबरशिप को छोड़ दिया था, लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप को ऑप्ट किया है, उसको रीजॉइन किया है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी सीमा जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, और हमारे चैनल पे जब भी हम वीडियोस को बल्क अपलोड करते हैं उनका अर्ली एक्सेस आप प्राप्त करना चाहते हैं, या जो भी एक्सक्लूसिवली
चैनल के मेंबर्स के लिए सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, उनका पार्ट आप बनना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, क्योंकि मेंबरशिप की बात हो रही है, तो हम आपको अपडेट देना चाहते हैं हमारे आने वाले लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशन के बारे में, जिसके अंदर आप लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। इन सेशंस को यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। आपके अगर कोई प्रश्न है स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित, या और कुछ एडवाइस अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, तो इन मीटिंग्स के अंदर आप लाइव हमारे साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों, 3 लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशंस आने वाले कुछ ही दिनों में हम कंडक्ट करने वाले हैं। 7 मार्च 2025, 8 मार्च 2025 और 9 मार्च 2025, इन 3 अलग अलग डेट्स पे ये सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। 8 PM टू 9:30 PM, 1.5 घंटे का रोज ये सेशन होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर से जो पहला सेशन होगा, जो 7th को होगा, 7 मार्च 2025 को जो सेशन होगा, वो एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स होगा। यानी कि जिन भी लोगों के पास हमारे चैनल की मेंबरशिप होगी, इस सेशन के अंदर मेंबर्स ही जुड़ पाएंगे। और 8th और 9th को जो सेशन होने वाला है दोस्तों, वो ओपन टू ऑल होने वाला है। उसके अंदर चाहे आप मेंबर हैं, नहीं हैं, सब्सक्राइबर हैं, नहीं हैं, व्यूअर हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसके ऊपर ये लाइव Q&A का ज्वाइनिंग लिंक आ जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप सेशन को अटेंड कर पाएंगे। तो 8th और 9th को जो है वो ओपन टू ऑल है। 7th को जो सेशन होगा वो एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स होगा। इनकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए जो लिंक है, उसको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर डाल देंगे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए, तो इनकी इस लाइफ से क्या कनेक्शन निकल करके आया, क्या कैरेक्टर्स, कौन सी स्टोरी इनके सामने आई, क्या दृश्य दिखाई दिए, वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब ये ऊपर की तरफ देखते हैं, तो इनको ऊपर एक पक्की छत नज़र आती है, जिसका ये बताते हैं कि छत प्लेन है। नीचे की तरफ देखते हैं तो पक्की ज़मीन है, मार्बल जैसा बिछा हुआ है, ऐसी फीलिंग इनको आती है। पैरों की तरफ ही अपने देखते हैं तो कहते हैं पैरों के अंदर ब्लैक शूज़ हैं, लेदर के लंबे वाले जो शूज़ होते हैं वैसे नज़र आ रहे हैं। नीचे इन्होंने ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी हुई है। और ऊपर की तरफ ध्यान लेकर के जाते हैं तो कहते हैं रेड कलर की शर्ट, रेड एंड वाइट शर्ट, ये कहते हैं मुझे नज़र आती है। और जो ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी देखते हैं तो एक ब्रिटिश ऑफिसर की यूनिफॉर्म इनको फील होने लगती है। कंधों पे देखते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे कंधों पे कई सारे स्टार्स हैं। और अपने चेस्ट पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे, तो ये बताते हैं कि चेस्ट के ऊपर मुझे बहुत सारे मेडल्स भी फील हो रहे हैं। आसपास देखते हैं तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं किसी बंगलो के अंदर हूं। और बंगले के अंदर ये बताते हैं कि मेरे आसपास लगभग 10 लोग मुझे नजर आते हैं। 10 पीपल आर अराउंड मी, ऐसा ये बताते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कौन हैं, तो ये बताते हैं कि ऑल ऑफ दीज पीपल आर नॉन ब्रिटिश सर्वेंट्स। तो ये कहते हैं कि ये लोग भारतीय मूल के लोग हैं, ब्रिटिश नहीं हैं, और ये सब मेरे नौकर हैं, मेरे सर्वेंट्स हैं। अच्छा, तो इनसे पूछते हैं कि भाई इंडियंस हैं, ये कौन सा स्थान है, कैसे है, तो ये बताते हैं कि अहोम है आसाम के अंदर। आसाम के अंदर अहोम नाम की जगह है, वहाँ के ये लोग हैं और वहीं पर ये बंगलो है। अच्छा, तो उनकी तरफ देखते हैं, हम पूछते हैं कि भाई देखो आपका रिलेशन कैसा है इनके साथ, हाउ डू दे फील अबाउट यू। तो ये बताते हैं कि दे डोंट लाइक मी, ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और एक विशेष बात ये बताते हैं कि जैसे बंगले के अंदर बड़ी सी सीढ़ियां हैं, ये उस पर खड़े हैं और सब लोग इनके सामने ऐसे सर झुका करके खड़े हैं। और इनको अपने हाथ में ऐसा नजर आता है कि जैसे इन्होंने एक स्टिक है, बहुत मोटी सी स्टिक है, उसको पकड़ा हुआ है, ब्लैक कलर की मोटी सी लंबी सी स्टिक। और उसके एंड पे जैसे स्टील की बॉल सी बनी होती है, इस प्रकार की एक स्टिक है बहुत स्ट्रांग, वो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में है। और ये बताते हैं कि ये जो स्टिक है इसको मैं ऑल द टाइम मेरे हाथ में रखता हूं, ये हर वक्त मेरे हाथ में ये स्टिक रहती है। और क्या होता है, ये कहते हैं कि मैं इनको डांटता बहुत हूं, और जब मुझे लगता है कि काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो मेरे हाथ में जो स्टिक है मैं उससे इनको मारता भी हूं। तो मैं से पूछते हैं मारने की क्या जरूरत है, तो ये कहते हैं कि देखो ये जंगली लोग हैं, इनको डिसिप्लिन करने के लिए मारना पड़ता है। तो हम बोलते हैं ठीक है आगे,
क्या होता है, तो बस मतलब ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डांटते हैं और स्टिक से मारते वगैरह भी हैं। अब ये जो सारे सर्वेंट्स हैं, इन सभी सर्वेंट्स के अंदर दो विशेष सर्वेंट होते हैं जिनके ऊपर इनका बार बार ध्यान जा रहा होता है। एक इनको लेडी सर्वेंट दिखाई देती है जो कि लगभग 65 वर्ष की आयु की है, और इनको उन्हीं के अंदर एक सर्वेंट दिखाई देता है जो कि 20 वर्ष की आयु का एक लड़का है। उन दोनों का आपस में कुछ रिलेशन है। जो लेडी है वो इस 20 वर्ष की आयु का जो सर्वेंट है इसकी ग्रैंड मदर है। तो वो दादी और पोता दोनों ये कहते हैं कि मेरे बंगलो के अंदर काम करते हैं, दोनों मेरे नौकर हैं। अच्छा, अभी कहते हैं कि जो ये 20 साल वाला जो सर्वेंट है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी आंखों में क्रोध है, इसकी आंखों में बदला लेने की भावना है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या बदला लेना है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, एक तो मैं इसको डांटता बहुत हूँ, ये ना काम ठीक से नहीं करता है। हम इनसे पूछते हैं कि भैया क्या हमेशा से काम ठीक से नहीं करता था, या कुछ हो गया है जिसके बाद उसने थोड़ा रेबल, जैसे वो रिटालिएट करने लग जाते हैं, थोड़ा वो आ जाते हैं ना, उसमें मोड में आ जाते हैं, रेबल करने के मोड में आ जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई कुछ हुआ है क्या, कि उसके बाद ये हमेशा से ऐसे निकम्मा सा है। तो इनको एक दृश्य सा नज़र आता है जिसके अंदर ये देखते हैं कि भाई ये कुछ काम करवा रहे थे सारे सर्वेंट से, और सर्वेंट्स ठीक से काम नहीं करे तो एक एक करके उनकी पीठ पे ये लाठियां तोड़ रहे हैं, लाठी मारते ना वो कर रहे हैं। और उसी के अंदर इनको एक बूढ़ी अम्मा, वही 65 साल की बूढ़ी अम्मा है, जब ये उसको लाठी मारने लगते हैं तो ये बच्चा बीच में आ जाता है और इसको लाठी मार करके फिर जो बुढ़ी है कह रहे मैं उसको लाठी नहीं मारता हूं, लेकिन मैंने उसको धक्का दे दिया है, धक्का देकर एक गिरा दिया है। तो ये इस बुढ़िया का पोता है, इसको इस बात से बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है, या इस बात से इसको बहुत ज़्यादा खार आ गई है कि इतनी बूढ़ी अम्मा के ऊपर मैं लाठी चलाने वाला था और मैंने उसको धक्का दिया। तो कह रहे मुझे इसकी आंखों में दिखाई दे रहा है जैसे बोल रहा हो कि तूने धक्का दिया कैसे। हम जवान हैं, हमारे को जो बोलना है बोल ले, लेकिन इतने बूढ़े व्यक्ति के ऊपर भी तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं आती है। तो ऐसा इनको वो आता है। तो कह रहे कि वो बहुत ज़्यादा एंग्री है। तो ये सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप काम करते हो, कैसे है। तो थोड़ा बहुत ये ऐसे बताते हैं कि भाई मेरे पास एक एस्टेट है जिसकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। ये जो बंगलो है, ये कहती है कि चाय का एक बहुत बड़ा बागान है, मतलब टी की यहाँ पे वो होती है। और कह रहे हैं ये सारा एरिया बहुत एक जो जितना भी टी का प्रोडक्शन है अहोम के अंदर, कह रहे हैं वो मेरे अंडर आता है, मैं कोई बड़ा ऑफिसर हूँ। और उसके बाद ये बताते हैं कि मेरे ऊपर भी एक ऑफिसर हैं जो कि हेड क्वार्टर के अंदर बैठते हैं। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि ठीक है, उनके साथ आप दृश्य के अंदर जाओ। तो ये देखते हैं कि वो जो ऑफिसर है उनके साथ अच्छा रिलेशन है इनका, लेकिन वो समय समय पर इनको गाली देते रहते हैं क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो इनसे चाहते हैं कि ये ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और इनके जो बॉस हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा ज़मीन को जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अक्वायर कर पाए ताकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ और ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास आए। तो ये अपने बॉस की तरफ देखते हैं, तो ये कहते हैं मेरा काम है सारी एस्टेट को संभालना, और जो मेरे बॉस हैं उनका काम है बिजनेस को एक्सपैंड करना, यहाँ भी फैलाना है, वहाँ भी फैलाना है। कह रहे जितना ज़्यादा फैल जाए उतना ज़्यादा फैलाना मेरे बॉस का जो वो काम है। अच्छा, इसी के अंदर इनको ऐसा नज़र आता है कि अपने बॉस के पास मीटिंग के लिए गए हुए हैं, और मीटिंग में इनके बॉस ने इनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक यहाँ पर कोई इंडियन ज़मींदार है, उसकी जो ज़मीन है उसके अंदर से आधी ज़मीन इन लोगों को अक्वायर कर लेनी है। इन लोगों ने कोई रूल वगैरह वो बनाया है कि जो बड़े ज़मींदार होते हैं उनकी आधी ज़मीन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अक्वायर कर सकती है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो कोई रूल है, उसके तहत जो है इनको ऐसा दिखाई देता है कि एक पूरी फोर्स लेकर के निकले हैं, और कोई ज़मींदार है उसकी बहुत अच्छी खासी ज़मीन है, उसके अंदर से हाफ ऑफ द लैंड, लगभग 100-150 एकड़ ज़मीन जो है उसको इन लोगों ने हथिया लिया है। अच्छा, वो जो आदमी है, जो ज़मींदार है, हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर जैसे आपने एक्वायर कर ली तो फिर कुछ उसने प्रतिकार किया या कुछ झगड़ा किया या ज़मीन वापस ली, क्या हुआ, या वो गरीब हो गया, मर गया, क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो जो इंडियन बिजनेसमैन है उसको पता है वो हमसे पंगा नहीं ले सकता। कह रहे कि हमारे जो बॉस हैं इनका नियम है ये मार के नहीं खाते हैं, इसीलिए हमने आधी ज़मीन एक्वायर करी है, आधी ज़मीन अभी भी उसके पास है। तो हमने कहा कि आधी ज़मीन क्यों की है, तो एक तो उन्होंने कहा कि वो बागान है उसके लिए, और एक पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी फैक्ट्री हमारे को वहाँ पे डालनी थी,
उसके लिए हमने जो आधी जो ज़मीन है उसको अक्वायर कर लिया है। तो सामने वाला जो इंडियन व्यक्ति है, ज़मींदार है, हमने कहा कि उसको कोई आपने हिस्सा दिया, उसको आपने कोई पार्टनर बनाया या कुछ मुआवजा दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे को मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़मीन चाहिए, हम ले लेते हैं, और कोई हमने उसको पार्टनर नहीं बनाया, कोई उसको शेयर नहीं दिया है। अच्छा, तो भाई वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है? तो ये कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति को, वो है तो सही, उसके अंदर इच्छा तो है कि उसकी ज़मीन ले ली गई, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन कहते हैं कि वो कुछ हमारा कर नहीं सकता है, जिसके चलते कहते हैं कुछ ना उसने तब किया, ना कहते हैं आगे चल करके कुछ हुआ। वो ज़मीन कहते हैं हम लोगों ने अपना अक्वायर कर ली थी, हमने अपनी फैक्ट्री जो है वहाँ पे बना ली थी। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों साइड के कुछ और सीन जो हैं वो इनको नज़र आते हैं। जैसे कि इनको एक लड़की नज़र आती है जो कि इनको किसी उस टाइम के किसी फंक्शन के अंदर मिली थी, जो कि इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन किसी रिच फैमिली की वो लड़की है, और वो और ये आपस में दोस्त बन गए हैं और ये एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो हम पूछते हैं कि पसंद करते हैं तो आगे क्या हुआ? तो ये कहते नहीं, आगे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही हमारा अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, और हम चाहते हैं कि भाई हम जो है एक दूसरे से हम विवाह कर लें। लेकिन ये कहते हैं कि विवाह कर लें, सॉरी, मतलब कह रहे कि हमारा अट्रैक्शन है कि आगे बढ़ें, लेकिन कह रहे मैं ब्रिटिशर हूँ, वो इंडियन है, हो नहीं सकता ये चीज़। तो कह रहे ठीक है, हम लोग दोस्त रहे और ऐसा ही रहा। इसी प्रकार से दोस्तों इनको जो सारे सर्वेंट्स हैं उनके अंदर से एक अलग सर्वेंट नज़र आती है, और ये जो सर्वेंट है ये काफ़ी यंग है, और ये सर्वेंट भी असमीज़ है। और ये कहते हैं कि भाई मैं इसको बहुत गाली वाली देता हूँ, लेकिन ये उतना नाराज़ नहीं रहती है मुझसे, ये थोड़ी न्यूट्रल सी है। और ये कहते हैं कि मैं उसको एक्स्ट्रा मनी भी देता हूँ। तो फिर हम यहाँ पे इनसे पूछते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मनी देते हो, क्या मतलब है? तो इनको फिर थोड़ा सा ऐसा नज़र आता है कि भाई ये वाली जो मेरी सर्वेंट है ये काफ़ी यंग है, और मैं इसके साथ जो है ओकेजनली जो है मैं इंटीमेट होता रहता हूँ। तो मतलब मैं वो जो फिज़िकल नीड्स हैं मेरी वो मैं पूरी करता हूँ, तो वो थोड़ी स्पेशल सर्वेंट है मेरी। और ये आता है, ये हम क्यों विशेष आपको ये बात बता रहे हैं दोस्तों कि आगे कुछ इसका निकल करके आएगा जो ये वो सर्वेंट है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक नज़र आए थे, सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो समझ में आ गए थे कौन क्या है। आप भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं उनको समझ गए होंगे कौन क्या है, तो वो हम आपसे आगे पूछेंगे भी कि आप गेस कीजिए। एनीवेज, तो फिर यहाँ पे सारा दृश्य इनको दिखाई दे रहा होता है कि अच्छा जी आप एस्टेट संभाल रहे हो और ये सब नौकर हैं, थोड़ा आप स्टिक वगैरह से मारते हो, थोड़ा क्या मतलब मारते हो, और थोड़ा वो जैसे आप अत्याचार से ही करते हो, गुलाम बना करके रखा हुआ है। तो फिर हम पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि आप जो बीमार रहते हो बचपन से, आपके जो बॉडी के अंदर दर्द होता है उसका क्या कारण है, उससे जुड़े हुए दृश्य के अंदर जाओ। तो दोस्तों जैसे ही हम इनको बोलते हैं कि आप उससे जुड़े हुए दृश्य के अंदर जाओ, इनको ऐसा दिखाई देता है कि ये अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, और इनकी ड्रेस बदल गई है। जैसे पहले तो वो पूरे ऑफिसर की ड्रेस में देख रहे थे ऑल टाइम अपने आप को, या फिर जब ये मीटिंग करने के लिए गए थे एक बार सूट बूट के अंदर भी देख रहे थे अपने आप को, है ना? लेकिन अभी ये अपने आप को नाइट के जो क्लोथ्स होते हैं, जो जैसे आपका कुर्ता पजामा टाइप्स होता है, तो नाइट के क्लोथ्स के अंदर, कुर्ता नहीं मतलब जैसे शर्ट और वो जो नाइट ड्रेस होती है रात को सोने के लिए, नाइट सूट के अंदर अपने आप को देखते हैं। और ये बताते हैं कि भैया मैं मेरे बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ हूँ, और बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे अचानक से इनको स्ट्रगल फील होने लगता है। ये कहते हैं कि जैसे मेरे मुंह के ऊपर किसी ने तकिया रख दिया है और मेरा दम घुट रहा है। ये कहते हैं कि तकिया मेरे मुंह पे रख दिया गया है, कोई मेरा दम घोट रहा है, और उसके साथ ही पूरे शरीर के अंदर दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे मेरे ऊपर लाठियां ही लाठियां बरसाई जा रही हैं, धनाधन कह रहे हैं मेरी पिटाई हो रही है, मेरे घुटनों पे लाठी चलाई जा रही है, मेरे पैर के जो गिट्टे होते हैं, एड़ी जिसको बोलते हैं, कह रहे उस पे लाठी चलाई जा रही है, पूरे बदन पे लाठियां ही लाठियां मार रहे हैं। और अचानक से कहते हैं कि मेरे मुंह से ये गद्दा उठ हटाया जाता है, सिराना हटाया जाता है, और मेरे बाल पकड़ करके ये कहते हैं मुझे नज़र आता है कि वो जो 20 साल का लड़का है, जिसकी वो जो दादी है जिसको मैंने धक्का दे दिया था, कह रहे मुझे नज़र आता है कि मेरे बाल पकड़ करके उसने मुझे मेरे बिस्तर से घसीटा है, और घसीट करके जैसे मेरे को बिस्तर से उतार करके नीचे ज़मीन पे फेंका। और कह रहे हैं कि मुझे अपने चारों तरफ वही सारे मेरे नौकर नज़र आ रहे हैं जो मेरे साथ काम करते थे, और कह रहे हैं कि मेरे को ज़मीन पे पटक दिया है, लेकिन लाठियां बरसाना वो बंद नहीं कर रहे हैं, दनादन लाठियां बरसा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि वो ना जैसे मुझे धकेल रहे हैं मेरा जो रूम है उससे बाहर,
जो ड्राइंग एरिया है, जो थोड़ा खुला एरिया है बंगलों का, कह रहे उसकी तरफ मुझे वो कर रहे हैं ताकि मुझे अच्छे से पीट सकें। कह रहे मुझे 4-5 लोग लाठियों के साथ नजर आ रहे हैं, बाकी लोग मेरे को चाकू भी हैं लोगों के पास, मुझे वो नजर आ रहा है। तो कहते हैं पीट पीट के मुझे ड्राइंग रूम में लेकर के गया जाया गया, और वो मेरे को लेकर के गए हैं। अचानक से कहते हैं कि मुझे जो लाठियां हैं मेरे ऊपर बरस रही थी, लाठियां बरसाना इन्होंने बंद कर दिया है। तो कह रहे हैं मुझे जो है एकदम रिलीफ सा हो रहा है कि अच्छा, चलो भाई, जो भी मुझे पीट रहे थे इनका गुस्सा शांत हुआ। तो कहते हैं कि एक आदमी ने मुझे पकड़ करके खड़ा किया है, और मुझे ऐसा नज़र आता है कि फिर उस व्यक्ति ने मेरे पेट के अंदर जो है चाकू घुसाना शुरू कर दिया। कह रहे मुझे बहुत सारे चाकू के वार मारे गए हैं, और यहाँ पर इनको फील होता है कि जो इनके पेट के अंदर 4 स्पॉट्स हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया था कि मुझे यहाँ पेन होता है, तो वो 4 जगहों पे मल्टीपल टाइम्स जो चाकू है इनको मारा गया, जहाँ पे इनको बचपन से दर्द होता है। और यहाँ पे दोस्तों इनको ये भी नज़र आता है कि जो एक सर्वेंट इनकी थी, जिसके साथ ही इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर थे, जिसको ये एक्स्ट्रा पैसा भी देते थे, वो वहाँ पर दौड़ी दौड़ी आई है, और वो इन सबको हटा रही है। सारे जो नौकर हैं उनको मना कर रही है कि इसके साथ ऐसा मत करो, इतना बुरा हमारे को नहीं करना चाहिए। कह रहे वो बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और उसको भी कह रहे हैं जैसे मेरे को चाकू मारा, तो खून से सना हुआ जो चाकू है उस लड़की को दिखाया, कह रहे हैं एक नौकर ने, और उसने बोला कि तुम दूर रहो इससे, कि अगर तू बीच में आई तो तेरे को भी मार देंगे, पीछे हट जा। तो कहते हैं कि वो जो लड़की है वो मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बचा नहीं पाई। और अपेरेंटली ये कहते हैं कि भाई वो जो मेरे को जो है फिर मेरे को गोद करके उन्होंने मार दिया। और कहते हैं कि फिर पूरा जो घर है ये खूनम खून ऐसा हो गया है। और कहने कि जो सारे नौकर हैं जिन्होंने मारा था, वो मार करके फिर जो है वो फरार हो गए हैं। नेक्स्ट डे का ये दृश्य देखते हैं। कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ, मैं मेरी बॉडी से बाहर हूँ। और अब इनको ऐसा नज़र आता है कि जो इनके ऑफिसर हैं, जो इनके कमांडिंग ऑफिसर थे, वो वो थोड़े वो आए हैं, उनको पता लग गया कि ऐसे ऐसे हो गया है। कह रहे मेरी डेड बॉडी देख करके वो बहुत सैड हैं। और मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको जो मेरी सिक्योरिटी है उसका ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट करना चाहिए था, उनको मेरा ध्यान रखना चाहिए था। कह रहे मुझे ऐसा जो है उनका जो मन है वो ऐसा फील हो रहा है। और फिर यहाँ पर ही दोस्तों इनका जो मृत्यु का दृश्य होता है, इसके साथ ये जो पास्ट लाइफ के जो सारे दृश्य होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो है इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेज दिया जाता है। अब दोस्तों आप सभी से हमारा अनुरोध है, इससे पहले कि हम ये बताएं कि स्पिरिट गाइड ने इनको क्या गाइडेंस दिया, आप वीडियो को पॉज कीजिए और हमें बताइए आपको क्या लगता है इनके इस लाइफ के जो कैरेक्टर्स को ये पास्ट लाइफ में ढूंढना चाहते थे, कौन सा कैरेक्टर पास्ट लाइफ का कौन सा कैरेक्टर होगा, ये कमेंट करके आप ज़रूर हमारे को बताइए, ताकि थोड़ा एक ही भी होता है ना कि भाई आप स्टोरी के साथ साथ आप कितना अच्छे से प्लेस कर पा रहे हो कि कौन क्या है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि कौन सा कैरेक्टर इनकी इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का कौन सा कैरेक्टर आपको लगता है। तो प्यारे दोस्तों अब आपको हम ये बताएंगे कि इनके जो स्पिरिट गाइड है उन्होंने इनको क्या गाइडेंस दिया, लेकिन उससे पहले आपको सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिवील कर देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो इनका बॉस है, जो इनको लास्ट में बिल्कुल लास्ट के सीन में नजर आया, जिसको दुख था, जिसको लगा कि शायद उसको इसको थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उनके अंडर एक ऑफिसर था जिसकी मृत्यु हो गई, जो सैड है, उस बॉस को इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखा। जी हाँ दोस्तों, इनके पिता वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिसका काम था असम के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, एक्सपैंड करना। वही संस्कार लेकर के आज इनके पिताजी जीवित हैं, बंगाल में हैं, लेकिन एक वो संस्कार होता है ना कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, चाहे अपने लिए ही, तो आज भी वो वही करने का प्रयास कर रहे हैं। पास्ट लाइफ के अंदर इनको नजर आया था कि एक जमींदार था आसाम के अंदर, जिसके 100 से 150 एकड़ जमीन इन्होंने हथिया ली थी, जो कि उसकी टोटल जमीन का आधा हिस्सा था, जो कि पूरे जीवन भर उसको वापस नहीं मिला, उसको कोई मुआवजा भी नहीं मिला उस चीज़ का, है ना। उस व्यक्ति को इन्होंने फील किया कि इस जीवन में जो इनके पिताजी के 1.5 करोड़ और पिताजी के आगे के वाले व्यक्ति के 2 करोड़, यानी 3.5 करोड़ रुपए अपने बिजनेस के अंदर लगवा करके, जो इनके पिता को परेशान कर रहा है पिछले 1 साल से व्यक्ति, जिसकी वजह से इनके पिताजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, ये व्यक्ति वही आदमी है जिसकी ज़मीन को इनके पिताजी ने छीन लिया था।
यहाँ पर दोस्तों जो इनके गाइड हैं उनसे ये बात पूछी गई थी कि भाई अभी पिछले जन्म में तो उसने ज़मीन छीन ली थी आपके पिताजी ने, इस बार उसने पैसे इनसे वापस ले लिए, तो क्या पिताजी ने जो उधार दिया है इसको 3.5 करोड़ का, वो वापस आएगा या नहीं आएगा? तो गाइड ने यहाँ पे बोला कि पैसा वापस आएगा, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, और ये बहुत रुला करके पैसे देगा, और तुम्हारे पिता को रो रो करके ही पैसे मिलेंगे। जो पेन उस आत्मा ने एंड्योर किया है ना, जो उसकी सारी ज़मीन, आधी ज़मीन ले ली गई थी, जब तक वो पेन का हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक ये पैसे ठीक से वापस नहीं आएंगे। लेकिन गाइड ने कहा कि पैसे आएंगे, बट बहुत रुला रुला के पैसे वापस देगा वो। ठीक है जी, तो एक तो ये। फिर दोस्तों इनको जो वो नौकरों वाले दृश्य नजर आए जिनको ये लोग स्टिक से पीटते थे, उसके अंदर जो बूढ़ी अम्मा नजर आई थी, 65 साल की बूढ़ी अम्मा, उनको इन्होंने अपनी इस जीवन के माँ के रूप में देखा। और उस बूढ़ी अम्मा का जो पोता था, जिसको अपनी माँ के लिए, अपनी दादी माँ के लिए बहुत दुख आता था, जिसने इनका मर्डर भी किया था, जो शायद जिसने बाल से पकड़ करके नीचे उतारा था ना बेड से, और धनाधन लट भी बजवाए थे, उसको इन्होंने अपने छोटे भाई के रूप में देखा। इस जीवन का जो छोटा भाई है, जो बार बार इनको कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, तो उसको इन्होंने देखा। फिर दोस्तों और बहुत सारे नौकर थे वहाँ पे। कई सारे नौकर जो थे उनको इन्होंने रैंडमली, इनको ऐसा नज़र आया था कि जो इनका छोटा भाई है, इनके छोटे भाई के जो दोस्त हैं, जो यार दोस्त हैं, जिनके साथ वो घूमता है, जिनके साथ वो रहता है, शायद वो सब लोगों के बीच में भी कुछ ऐसी बात होती है कि इसको सबक सिखाना है। उन सभी को इन्होंने अपने वो बाकी के नौकरों के रूप में देखा। फिर उसके बाद दोस्तों इनको दो लड़कियां नजर आई थी अपने पास्ट लाइफ के अंदर। एक तो इनको लड़की नजर आई जिसके साथ ही इंटीमेट होते थे, उसको इन्होंने अपने वो वाली जो गर्लफ्रेंड है उसके रूप में देखा, जो कि पहले इनकी जो कि इनकी एक्स है। यहाँ पर जो इनके गाइड हैं उन्होंने उसके बारे में भी बताया कि वो जो कन्या है वो पिछले जीवन में भी तुम्हारे साथ थी, हालांकि उसकी कुछ भावना है तुम्हारे प्रति, लेकिन पिछले जीवन में भी वो इसलिए तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुमसे उसको पैसा मिलता था, और इस जीवन के अंदर भी वो जो आत्मा है उसका झुकाव तुम्हारे पैसे की तरफ है, क्योंकि तुम्हारे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं। तो तुम्हारे से उसकी नहीं बनती, वो जो सेम कास्ट वाली है, जो कि एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी है। तो गाइड ने बताया कि तुमसे भले ही उसके विचार ना मिलते हों, लेकिन तुम्हारे साथ विवाह करके या तुम्हारे साथ रिश्ता आगे रख करके वो मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगी, इस वजह से वो तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती है। दूसरा दोस्तों, इन्होंने दूसरी कन्या देखी थी, जो कि इनको एक पार्टी के अंदर मिली थी, जिसका इनके प्रति अट्रैक्शन था। उसको इन्होंने अपनी अभी वाली गर्लफ्रेंड के रूप में देखा, जो कि दूसरी कास्ट की है, जिसको इसकी मम्मी पसंद नहीं करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनके गाइड हैं उन्होंने इनको आगे जो गाइडेंस दिया, गाइडेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइड से फिर पूछा गया कि भाई फिर दोनों लड़कियों में से किस लड़की को मैं चूज़ करूं। तो गाइड ने इनको कहा कि इन दोनों में से तुम्हें किसी के साथ भी नहीं जाना है, अभी तुम्हारा विवाह करने का समय नहीं है। इन दोनों से ही जो भी तुम्हारा जितना अट्रैक्शन है उससे अपने आप को बाहर निकाल दो, क्योंकि अभी तुम्हारे को एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। कौन सी एक चीज के ऊपर? गाइड ने कहा यू हैव टू फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड पर्सन। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे गाइड ने समझाया भी कि तुम्हारे शरीर के अंदर ये दर्द क्यों बार बार इमर्ज होता है, क्योंकि तुम उन सभी आत्माओं की एनर्जी के बीच में हो। तुम्हारी अपनी माँ, तुम्हारा भाई, उसके दोस्त वगैरह, कह रहे तुम उन लोगों की एनर्जी के बीच में रहते हो जिन्होंने एक्चुअली में तुम्हारा मर्डर किया था और तुम्हारे को सारे वो चोट दिए थे। तो उनकी जब एनर्जी तुम्हारे आसपास होती है तो उनके दिए हुए जो चोट हैं, जो घाव हैं, उनकी एनर्जी भी जो है इमर्ज होती रहती है। तो गाइड ने इनको कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर पेन होना बंद हो जाए, तो तुम्हारे को अपने अंदर बहुत ज़्यादा दया, करुणा की भावना लेकर के आनी पड़ेगी, और इन सब के प्रति तुम्हारे को क्षमा योग करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइड से पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, अगर मैंने उन पे अत्याचार किया था तो उन्होंने भी तो मेरा मर्डर कर दिया। तो गाइड ने यहाँ पे बताया कि भाई तुमने जो उनके ऊपर लाठियां बरसाई वो सालों साल बरसाई थी उनके ऊपर, और वो तो आउट ऑफ फिट ऑफ रेज कुछ ऐसा हुआ कि एक रात को उनको इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने मिलकर के तुम्हारा मर्डर ही कर दिया। लेकिन तुमने सालों उनको प्रताड़ित किया, सालों उनके ऊपर धौंस जमाई, सालों उनकी नेम कॉलिंग करी, उनको नीचा दिखाया, और एक रात में उन्होंने मार दिया। कह रहे भले उन्होंने तुम्हें मार दिया हो, लेकिन उन आत्माओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ था।
वो भी चाहते थे कि तुम्हारे को वैसे तड़पाएं, तुम्हारे को वैसा जीवन मिले, ये सब चाहते थे, इसीलिए तुम इनके घर में तुमने जन्म लिया है। अब तो गाइड ने बोला कि अभी आपको ये नहीं सोचना है, आपको बस ये सोचना है कि मैंने जिस जिस को दुख दिया है मुझे उसको शुभ भावनाएं देनी है। और गाइड ने यहीं पर ही वो वाली बात भी बताई थी कि तुम्हारे पिताजी के जो पैसे हैं वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। और गाइड ने विशेष अंडरलाइन करके इनको बोला कि ये जिन लोगों से तुम्हारे पिताजी ने पैसे रिकवर करने हैं, इसके अंदर तुम्हें अपने पिताजी की हेल्प नहीं करनी है। अगर तुम हेल्प करने जाओगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान कर देंगे वो लोग। तो गाइड ने बताया उनके पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें इन लोगों के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम्हें बस ध्यान करना है, योग करना है, और अच्छा बनने पे, अपनी भावनाओं को अच्छा करने पे और क्षमा योग करने पे तुम्हारे को फोकस करना है। गाइड ने कहा जैसे जैसे तुम्हारे क्षमा योग की शक्ति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इन सोल से तुम सॉरी बोलते चले जाओगे और एनर्जी जो है वो बैलेंस होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे वो जो बॉडी है उसके अंदर जो पेन होता है, जो तकलीफ होता है, वो उसकी जो एनर्जी है वो नलीफाई होती जाएगी, तुम वैसे वैसे ठीक होते जाओगे। तो ये जो सारा गाइडेंस है दोस्तों, डिटेल के अंदर इनके जो गाइड हैं वो इन्होंने इनको दिया। बिल्कुल वीडियो के एंड के अंदर दोस्तों हम आशा करते हैं आपको जो वीडियो है, जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल वीडियो के एंड के अंदर दोस्तों हम आपको अपडेट देना चाहते हैं, हमारा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स है, आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों कि अप्रैल के महीने के अंदर फिर से एक नया बैच शुरू होने वाला है। 15 अप्रैल से जो PLR कोर्स है उनकी क्लासेस शुरू होंगी। दोस्तों 15 अप्रैल से जो कोर्स शुरू होगा उसको दो अलग अलग बैचेस में कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि एक क्लासेस होंगी जो कि मॉर्निंग 7 AM कंडक्ट की जाएंगी, और अनदर सेट ऑफ क्लासेस होंगी जो कि रात को 8 PM जो है कंडक्ट की जाएंगी। तो डिपेंड, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहते हैं, आप भी दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, इस प्रकार के जो सीक्रेट्स हैं रिवील करने में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो और आप चाहें तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्केड्यूल कैसा है, आपको मॉर्निंग बैच में एनरोल करना है या इवनिंग बैच के अंदर एनरोल करना है। दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए जो पूरी जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा फ़ोन नंबर है 9518081745, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और हमारी जो टीम है वो पूरी जानकारी इसके बारे में जो है आपके साथ साझा कर लेगी। दोस्तों हम आशा करते हैं जो केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है, केस आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके हमारे को बताइए केस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, और जो कैरेक्टर्स हैं क्या आप उसको सही गेस कर पाए थे या कुछ कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।